वेरी गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। फ्राइडे का दिन और जाहिर सी बात है कि वीकेंड की शुरुआत, अब आप इस मूड में आ जाते हैं कि चलिए वीकेंड की शुरुआत करनी है। लेकिन वीकेंड की शुरुआत आपके लिए ज़रूर हो सकती है, पर अगर सियासतदानों की बात करें तो उनके लिए असल कामकाज की शुरुआत हो रही है, क्योंकि वीकेंड में सबसे ज़्यादा रैलियों का रेला रहेगा। अब आप जानते हैं कि 4 राज्य हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो हलचल मची है वो है बंगाल में, जिसमें टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। तो रैलियों का रेला वहाँ पर रहने वाला, तैयारियां वहाँ पर चल रही है, लेकिन वीकेंड की शुरुआत ज़रूर हो रही है। तो 2 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहली खबर तो आपको रेलवे के बारे में बताएंगे, जहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ गया है। एक्चुअली ये तो बात हम और आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ट्रेनें बिल्कुल बंद थी। हालांकि अभी तक पूरी सुचारू रूप से हम कहें कि ट्रेनें चल रही हैं तो ऐसा भी नहीं है। कई रूट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी ट्रेनें चल नहीं रही हैं या फिर काफ़ी कम ट्रेनें चलाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म टिकट को बढ़ा दिया गया है। 10 रुपये का टिकट आप लिया करते थे, लेकिन फिर 30 रुपये कर दिया गया। इस बीच आपको याद होगा, जिस दौरान ट्रेनें चलने की फैसिलिटी शुरू हुई थी, ये कहा गया था कि अब ट्रेनें चलेंगी, उस दौरान ये भी क्लॉज लगाया गया था कि जो मुसाफिर हैं सिर्फ वही स्टेशन तक पहुंचेंगे, यानी उनके रिश्तेदार नहीं आएंगे। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा इंजेक्शन आ गया है और इसके बाद केसेस उतने ज़्यादा नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे, तो उसके कंपैरेटिव, हालांकि केसेस का आंकड़ा भी बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ अभी क्या हाल है वहाँ पर हर जगह पर। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अब प्लेटफॉर्म पर जाहिर सी बात है कि अगर आपके रिश्तेदार आते हैं तो फिर 10 की जगह 30 रुपये का टिकट आपको लेना होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितने भी हैं वहाँ पर थोड़ा और बढ़ाया गया है किराया। इसके अलावा जो लोकल ट्रेन्स हैं उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है। तो 3 गुना ज़्यादा किराया बढ़ा है, इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, अब रेल किराया, तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में हर किसी की तरक्की हो रही है। पैसे वाइज अगर देखा जाए तो हर किसी की तरक्की हो रही है, कि इंसान की तरक्की शायद नहीं हो रही अभी तक। खैर चलिए, अब बात कर लेते हैं कोरोना के मामलों की। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल जो ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, तो 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको फ़िलहाल मई तक कहा गया है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो महाराष्ट्र के मामले भी चर्चा कर लेते हैं। 9000 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के एक्टिव मामले बढ़े हैं, जिसमें एक दिन में 261 यानी कि 261 मामले सामने आए हैं। अभी तक दिल्ली में 1741 एक्टिव मामले थे, लेकिन अभी फिलहाल 1700 पार कर गया है। ये भी एक चिंता का विषय है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मामले बढ़े थे, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल भी किया गया। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो अच्छे तरीके से यहाँ पर लोग भी आगे आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन लग भी रही है। इतना ही नहीं, टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा, दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों की अगर बात करें, मुंबई का भी हाल वैसे ऐसा ही है। तो दोनों शहरों में जहां टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है, वहीं अब फिलहाल खबर ये आ रही है कि एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण की दर बढ़ रही है। जनवरी के बाद से अब तक कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मामले सामने हैं। बार बार एक चीज़ का ख्याल जो हमारा सभी को रखना चाहिए और जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, वो ये कि ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो लोग बहुत कैजुअली इस चीज़ को लेने लगे हैं, यानी हम पहले की तरह जी सकते हैं। देखिए, 2020 से पहले मार्च का वक्त था और अब मार्च का महीना है। मार्च 2020 से पहले के जो हालात थे, हम उस ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल नहीं लौट सकते। उसमें आने में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। ऐसा आम जनता नहीं, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, और उन्हीं के कहने पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि एक पूरा साल महामारी की वजह से बर्बाद हो गया है। इसके बाद अगर वैक्सीनेशन आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ढील दें, क्योंकि अभी भी अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान में जितनी आबादी है उससे कहीं कम लोगों को अभी वैक्सीन दी गई है। तो जब तक आधी से ज़्यादा आबादी वैक्सीन नहीं ले लेती है, तब तक हम बिल्कुल संतुष्ट और निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखिए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर, जहाँ पर चुनाव है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट राज्य, क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस टीएमसी यहाँ पर हो रहा है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, जो कल ऐलान हुआ है शिवसेना की तरफ से, संजय राउत साहब ने किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, शिवसेना अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन टीएमसी का साथ देगी। अब देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र में कांग्रेस
और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, वो ये कहते हैं कि वो बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ यानी कि टीएमसी के साथ वो वहाँ पर खड़े होंगे। खैर, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, साथ ही एक राज्य में साथ होता है। अब इसी तरीके से आप देख लीजिए, केरल की बात ले लीजिए, अगर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ में, तो केरल में दोनों आमने सामने हैं। तो ये खैर सियासी गणित है। दूसरी बात यह है कि टीएमसी, खबर यह है कि आज 294 यानी 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और सभी के लिए उम्मीदवारों के नाम को हालांकि मोहर कल लग गई थी, लेकिन इंतजार हो रहा था कि बीजेपी भी अपनी तरफ से सूची जारी कर दे, जहां से अभी नहीं आई है। मंथन अभी भी वहां पर चल रहा है। बीजेपी ने पहले 2 चरणों की सूची जारी करनी, जिसमें 60 के करीब उम्मीदवार हैं। आज टीएमसी 294 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। ममता बनर्जी का लकी डे रहा है फ्राइडे, और हमेशा यही देखा गया है कि चाहे वो 2011 हो या 16 हो, हर चुनाव से पहले शुक्रवार का दिन वो चुनती हैं, जब सारे उम्मीदवारों की सूची एक साथ आती है। मतलब ये बट के नहीं आती, एक ही साथ आती है। तो आज कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती हैं। दूसरी बड़ी बात, 11 मार्च का दिन भी बहुत अहम रहेगा, क्योंकि उस दिन है महाशिवरात्रि, और उस दिन ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये भी बहुत अहम है। लेकिन नामांकन देखिए नंदीग्राम से होगा। नंदीग्राम वो भूमि है जिसको हम कहें कि क्रांति और बदलाव की भूमि कहा जा सकता है। वही नंदीग्राम है जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया था। तब दोनों साथ थे, लेकिन आज दोनों अलग हैं। पर क्या दोनों आमने सामने हैं, इसके बारे में अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कल बीजेपी की बड़े लंबे दौर का मंथन चला था, बातचीत हुई थी, लेकिन खबरें जो छन कर आ रही थी अभी असल में मोहर नहीं लगी। क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट होने दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या मंथन चल रहा है, या फिर शुभेंदु अधिकारी को किसी और सीट से चुनाव लड़वाने पर भी बातचीत हो रही है। तो ये सारी चीजें, बहरहाल ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी थी। उन्होंने कह दिया था कि नंदीग्राम से तो मैं ही चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक और चीज देखिए, जो हुगली की उनकी रैली हुई है उसमें अब बंगाल में खेला होबे, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अब ये खेला होबे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कस दिया है कि आप कहना क्या चाहती हैं ममता दीदी, टीएमसी क्या कहना चाह रही? खेला होबे का मतलब क्या है? क्या बूथ कैप्चरिंग करेंगे? क्या वहां पर हिंसा होगी? क्या कुछ होगा वहां पर? तो इसको इस तरीके से बीजेपी ने लिया है। यानी जाहिर सी बात है कि मन से अगर अब खेला होवे ममता बनर्जी कह रही हैं, तो दूसरी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको चुनावी हथकंडे के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लेकर भी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि भले ही मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं नंदीग्राम से, लेकिन स्पेशली खास तौर पर नंदीग्राम की सीट से ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से वो हराएंगे, नहीं तो सियासत छोड़ देंगे। ये शुभेंदु अधिकारी का ऐलान था। कल बाबुल सुप्रियो ने भी इसको लेकर अपनी बात रख दी है कि देखिए शुभेंदु लड़े या ना लड़े, लेकिन ममता बनर्जी 50,000 वोटों से जरूर हारेंगी। अब ममता बनर्जी के अगेंस्ट बीजेपी की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि मंथन अभी फिलहाल चल रहा है। वैसे कहा यह जा रहा है कि हर सीट पर 3 से 4 नाम थे जिनको फाइनल करना है, वक्त लग सकता है, लेकिन 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, बहुत ही जल्द हो सकता है। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अब ममता बनर्जी की जो अपनी सीट है ब्रह्मपुरा, वहां से बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे बीजेपी के कई सांसद हैं जो इस बार इच्छा जता रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायकों का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर भी मंथन अभी चल रहा है कि क्या जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो आज शुक्रवार का दिन, जब ममता बनर्जी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगी, साथ ही साथ 11 मार्च का दिन जब वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। 7 मार्च की तारीख भी बहुत अहम है देखिए, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। ये प्रधानमंत्री की रैली वहां पर होगी। प्रधानमंत्री ने खुद जिम्मा संभाला। हालांकि आपको अभी ये भी याद दिला दें कि बंगाल में कोई भी सीएम चेहरा नहीं उतारा गया है, और ममता इसीलिए बार बार बीजेपी पर हावी है कि ये सभी बाहरी लोग हैं, यानी यहाँ का कोई नहीं है, कोई बंगाली यहाँ का नहीं है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री और अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों ही कमान संभाले हुए हैं और वही बंगाल में लीड कर रहे हैं सारी पार्टी को। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जब सीएम उम्मीदवार चुनने की बारी आएगी तब किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं रहेगा। और
आपको याद होगा अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम भले ही बाहरी लेकिन चुनाव तो वही लोग लड़ रहे हैं जो कि वहाँ के अपने लोग हैं, यानी कि जो बंगाल के अपने लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिर्फ वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच 7 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, लेकिन ये दिन इसलिए भी अहम हो जाएगा क्योंकि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी दोनों जगह पर ममता बनर्जी पद यात्रा करेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी का अंदाज भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि वो कहती है कि मैं शेरनी हूँ, वो कहती है मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ। तो जब स्ट्रीट फाइटर शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो गलियों में पैदल घूमकर ही प्रचार होता है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से पैदल घूम घूम कर और एकदम फराटा भरते हुए वो प्रचार करती हैं। तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी दोनों जगह पर उन्होंने कहा मैं एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली होगी और वहीं जनता के बीच जाकर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के जिस तरीके से रेट बढ़े हैं उसी को देखते हुए ममता बनर्जी अपना विरोध जताएंगी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में, और इसी के आधार पर ममता बनर्जी वहां पर भी वोट मांगेंगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली होगी परेड ग्राउंड में और इधर 2 जगह पर ममता बनर्जी की पद यात्रा होगी। इस बीच खेला होबे को लेकर लगातार अब विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बंगाल में खेला होबे का मतलब किस तरीके से समझा जाए। ममता बनर्जी बोल चुके हैं, उनके तमाम लीडर्स बोल चुके हैं। 7 मार्च की रैली को लेकर एक और चेहरा जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी वो है सौरभ गांगुली। क्या सौरभ गांगुली उस मंच पर रहेंगे? क्या सौरभ गांगुली वहीं से सियासी पारी की शुरुआत कर रहे हैं? इसको लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि दिलीप घोष ने कह दिया है कि अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबरें बहुत सारी ऐसी आ रही हैं कि सौरभ गांगुली यहां से सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन दिलीप घोष के बयान के बाद अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 7 तारीख के मंच पर नजर जरूर हमारी भी रहेगी। तो आज की मॉर्निंग न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। आप ख्याल रखिएगा। तो डेली आपसे मुलाकात होती है आज तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हैव अ नाइस डे।